विद्रोह का कारण थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, जो भारतीय सैनिकों में ये बीज डालने में कामयाब हुए थे कि तुम्हारा देश भारत है, तुम लड़ो तो अपने देश के लिए लड़ो, इन अंग्रेज़ों के लिए नहीं। और उन्हें यह भी डर था कि विमान थ्योरी तो नेताजी की अपनी गढ़ी हुई थी, उन्हें विश्वास नहीं था अंग्रेज़ों को कि नेताजी वास्तव में विमान दुर्घटना में मारे गए होंगे। उन्होंने अपनी तरफ से जांच भी कराई, तो उन्हें डर था कि ये व्यक्ति एक बार 1941 में गायब हुआ था, तो 1943 में आकर प्रकट हुआ, एक विशाल काय जनसमूह, सेना, सरकार लेकर आक्रमण किया, और यदि दूसरी बार ये प्रकट हुआ तो हम अंग्रेजों का यहाँ से बच के जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मित्रों नमस्कार, मैं अशोक पांडे अनहद, और नेताजी से संबंधित जिस विषय पर आज मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ वो ये कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो आज़ाद हिंद सरकार गठित की थी, सिंगापुर के कैथे सभागार में 21 अक्टूबर 1943 को भारत माँ को आज़ाद कराने हेतु, जिसके वह प्रधानमंत्री थे, तो उनके साथ और किन किन लोगों ने शपथ ली, ये बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। हो सकता है आपकी जानकारी में हो भी। तो कैथे सभागार में विशाल अपार जनसमूह की उपस्थिति में नेताजी ने अखंड भारत के आज़ाद हिंद सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ अन्य जो शपथ ग्रहण करता थे, उनके जो मंत्री थे या सरकार के जो प्रतिनिधि थे, नेताजी सहित उनकी संख्या टोटल कुल मिलाकर 21 थी। 21 में 8 तो थे आज़ाद हिंद फौज के प्रतिनिधि। मैं सबके नाम आपको क्रम से बताता हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय भी इनके अपने पास ही था। तारीख थी 21 अक्टूबर सन 1943। देश भारत का पड़ोसी राष्ट्र सिंगापुर, और ऐसा नहीं कि नेताजी ने बिना किसी अपने भूभाग के रहते हुए शपथ ली हो। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ससम्मान जापान ने इनको प्रदान किया था। बाद में इन्होंने अपने पुरुषार्थ से, अपनी सरकार के बल पर, अपनी आज़ाद हिंद फौज के बल पर असम, मणिपुर और कोहिमा 250 किलोमीटर अंदर तक इनकी आज़ाद हिंद फौज ने कब्जा किया। लगभग 21 अक्टूबर 1943 से लेकर 18 अगस्त 1945 के पहले जब इन्होंने सिंगापुर छोड़ा है, तब तक इनकी सरकार, और अंत तक कथित विमान दुर्घटना जब कही जाती है, यद्यपि विमान दुर्घटना हुई नहीं, नेताजी तो रूस चले गए थे, तब तक इनकी सरकार चली है। और कोई असहाय सरकार नहीं थी वो, उसके पास अपना सब कुछ था जो एक सरकार के पास होना चाहिए। 10-11 देशों की मान्यता भी थी,
इन देशों में इनके दूतावास भी थे और इनके मंत्रिमंडलीय सहयोगियों में श्री रास बिहारी बोस जी इनके प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त थे। तीसरी थी कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन, जो बाद में कैप्टन लक्ष्मी सहगल के रूप में जानी गई। कानपुर में कर्नल आज़ाद हिंद फौज के कर्नल सहगल से उन्होंने विवाह करने के उपरांत कानपुर में रहना शुरू किया था और अभी 7-8 वर्ष पूर्व ही संभवतः उनकी मृत्यु हुई है, उनका देहावसान हुआ है। और इनके सूचना और प्रसारण मंत्री थे S.A. अय्यर साहब। 5वें क्रमांक पर आते हैं कर्नल A.C. चटर्जी। ये वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त थे। आनंद मोहन सहाय नेताजी की उस सरकार के सहायक सचिव, मंत्री स्तर का दर्जा था इनका। और A.N. सरकार, आजाद हिंद सरकार के कानूनी सलाहकार थे। देवनाथ दास जी सलाहकार थे। D.M. खान साहब सलाहकार के रूप में, साथ ही इन सभी को कुछ अन्य दायित्व भी दिए गए थे। A. एलप्पा, श्री A. एलप्पा सलाहकार, और पूर्व में जिन नामों में मैं श्री नहीं लगा सका हूं, आप समझ सकते हैं हृदय से इन सबके प्रति कितना सम्मान है। ये सभी पूजनीय हैं। श्री J. थीवी, ये भी आज़ाद हिंद सरकार के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में शपथ ग्रहण किए। सरदार ईश्वर सिंह, सरदार श्री ईश्वर सिंह जी, ये भी सरकार में रहे। लेफ्टिनेंट कर्नल, ये अब जो नाम बता रहा हूँ ये लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 नाम हैं। ये सब आज़ाद हिंद फौज से थे। तो इनमें लेफ्टिनेंट कर्नल अजीज अहमद साहब, इन्होंने शपथ ग्रहण की थी। इनके पास मंत्रालय था, सेना के प्रतिनिधि थे ये। M.S. भगत साहब सेना से, J.K. भोसले साहब, गुलजार सिंह साहब, कर्नल गुलजार सिंह का नाम कई महत्वपूर्ण मौकों पर आता है। M.Z. किकानी साहब, A.D. लोकनाथन जी, एहसान कादिर साहब, और प्रसिद्ध नाम है शाहनवाज खान साहब का। तो ये कुल मिलाकर नेताजी सहित 21 महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए जिन्होंने आज़ाद हिंद सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, उस सरकार के मंत्री के रूप में शपथ ली। उस शपथ समारोह में इन 21 लोगों में से मैंने बताया 8 लोग आज़ाद हिंद फौज से थे। इन्होंने नेताजी के नेतृत्व में
जिस उद्देश्य से इस सरकार का गठन किया था, आज़ाद हिंद फौज श्री रास बिहारी बोस और श्री मोहन सिंह जी के माध्यम से बनाई थी, उस उद्देश्य की निश्चित रूप से इन्होंने पूर्ति की। उसी का परिणाम रहा जो अंग्रेजों को 15 अगस्त 1947 को आनन फानन में हमें आज़ादी सौंपकर देश छोड़कर भागना पड़ा। आपको बता दूं कि नेताजी साम दाम दंड भेद सारी गतिविधियां अपनाते थे और ऐसा ही होना चाहिए। उन्होंने उस दौरान भारत की जो ब्रिटिश सेनाएं थीं, जल थल नभ, सब में विद्रोह का बीज पनपा दिया था। और कैसे? उनके बैरकों के पास उन छावनियों में उन्होंने पर्चे गिरवाए, पर्चे बंटवाए कि भारतीय सैनिकों, तुम ब्रिटिश सेना में रहकर आखिर किसके लिए लड़ रहे हो? अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। कुछ इस तरह की भावनात्मक बातें उन्होंने उन पर्चों में लिखी, जिसका परिणाम हुआ कि धीरे धीरे विद्रोह का बीज पौधे का आकार लेने लगा, अंकुरित होने लगा था। और परिणाम स्वरूप 1946 के मध्य में भारत की रॉयल नेवी, जो नेवी थी ब्रिटिश भारत की, उसने खुला विद्रोह कर दिया और विद्रोह की आहट उस समय की भारतीय वायुसेना में भी सुनाई देने लगी थी। तो थल सेना कहाँ पीछे रहने वाली थी। और इस विद्रोह का कारण थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, जो भारतीय सैनिकों में ये बीज डालने में कामयाब हुए थे कि तुम्हारा देश भारत है, तुम लड़ो तो अपने देश के लिए लड़ो, इन अंग्रेजों के लिए नहीं। और उन्हें यह भी डर था कि विमान थ्योरी तो नेताजी की अपनी गढ़ी हुई थी। उन्हें विश्वास नहीं था अंग्रेजों को कि नेताजी वास्तव में विमान दुर्घटना में मारे गए होंगे। उन्होंने अपनी तरफ से जांच भी कराई। तो उन्हें डर था कि ये व्यक्ति एक बार 1941 में गायब हुआ था, तो 1943 में आकर प्रकट हुआ, एक विशाल काय जनसमूह, सेना, सरकार लेकर आक्रमण किया। और यदि दूसरी बार ये प्रकट हुआ तो हम अंग्रेजों का यहां से बच के जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। परिणाम, उन्होंने भारतीय प्रतिनिधियों को, नेहरू जी को और भारत को सत्ता हस्तांतरित की और अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से समेटकर भाग गए अपने देश ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन हम कहते हैं, काहे का ग्रेट ब्रिटेन, वो चले गए ब्रिटेन और हमारा देश आज़ाद हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उस असीम योगदान को हम कतई नहीं भुला सकते। अपने अज्ञातवास में वो कहाँ कहाँ रहे, किसी अन्य वीडियो में इस पर भी मैं आपसे चर्चा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।